दोस्तों आजकल के राइटर्स के और डायरेक्टर्स की क्रिएटिविटी में से यूनिक स्टोरी टेलिंग जो होती है वो गायब सी हो गई है, जिसके रिजल्ट में हम लोगों को जो आजकल का ट्रेंड दिखाई दे रहा है वहां पे दिखाई देता है कि मास एक्शन फिल्म्स बन रही है खूब सारी, और अगर वो नहीं बन रही है तो अदर हैंड पे एक और ट्रेंड इमर्ज होते हुए है और वो है माइथोलॉजिकल ट्रेंड। उनके स्पिन ऑफ्स को क्रिएट करना चाहते हैं, उनके एडेप्टेशंस को मॉडर्न वर्ल्ड में उतारना चाहते हैं, और उसमें भी रामायण और महाभारत के बहुत सारे एडेप्टेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी सारी फिल्म्स बन चुकी है और काफी सारी फिल्म्स बन रही हैं। तो सही है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है नितेश तिवारी जो रामायण बना रहे हैं रणबीर कपूर साथ, ये पाइपलाइन में है और ये बहुत ज्यादा हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म होने वाली है। इसके अलावा भी हमने कई सारी मूवीज देखी, जैसे हरिदर्शन हो गई है, संपूर्ण रामायण, लव कुश एंड कलयुग और रामायण भी एक एडेप्टेशन थी। और अगर अब हम टीवी सीरियल्स की बात करें तो वहां पे भी हमारे पास सबसे पहले आ रहा था रामानंद सागर जी का जो लेजेंडरी रामायण सीरियल आया था। उसके बाद हमने देखा एनडीटीवी इमेजिन पे गुरमीत चौधरी के साथ जब रामायण बनाई गई थी, स्टार प्लस पे आई थी सिया के राम, और अभी हाल ही में हमने श्रीमद रामायण भी देखी। एनिमेशन में भी काफी सारी मूवीज निकल के आई थी, जब हम लोगों ने दशावतार देखी है, हमने रामायण द एपिक देखी थी 3D में, हनुमान मूवी देखी थी और आदि नहीं कुछ नहीं। पर उसमें एक और मूवी थी जो कि आज से 30 साल पहले गई थी मगर आज तक रिलीज नहीं हो पाई। हमारे बचपन की एक बहुत प्यारी कोर मेमोरी है वो, और अब जाके वो मूवी फाइनली थिएटर्स में, इंडियन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। जिसे वाल्मीकि रामायण का सबसे क्लोजेस्ट और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एडेप्टेशन माना गया, और ये फिल्म है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रावण। एक एनिमेटेड, एक एनिमे रामायण जो कि इंडिया में नहीं बनी मगर फिर भी हमारे डेटीज को, हमारे हिस्ट्री को, हमारे माइथोलॉजी को, हमारे कल्चर को बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्टफुली, कंप्लीट इमोशंस के साथ स्टोरी को पोर्ट्रे करती है और हमसे कनेक्ट करती है, और 24 जनवरी को फाइनली इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं फेमस बॉलीवुड, और आज इसी मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये मूवी बनी और क्यों इतनी स्पेशल कहलाती है। साल था 1983 जब डॉक्टर बीबी लाल के एक्सकवेशंस को स्टडी करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्री रामायण द रेलिक्स के लिए जापान के युगोसा को काम कर रहे थे, तो उनका उस स्टोरी पे, उस हिस्ट्री पे, उसके एक्सकवेशंस पे इतना इंटरेस्ट जागा कि उन्होंने 10 अलग अलग तरीके की रामायणों को जापानीज में पढ़ डाला, और उन्होंने उसके बाद एक फैसला लिया कि वो इस पर एक मूवी बनाएंगे, मगर वो उसे एक एनिमेटेड मूवी बनाएंगे, क्योंकि एक लाइव एक्शन मूवी शायद हमारे डेटीज को, उन पौराणिक काल के महारथियों को जस्टिस नहीं दे पाएंगे जो एक एनिमेटेड फिल्म के थ्रू दिया जा सकता था। जब उनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने इस चीज का विरोध करा था कि एक फॉरेनर आकर क्यों हमारी हिस्ट्री पे, हमारे हेरिटेज पे क्यों ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, मगर वहां पर दूसरी तरफ युगो ऑलरेडी प्रपोज कर चुके थे कि हम फिल्म भी बनाना चाहते हैं इस टॉपिक। इनिशियली उन्हें गवर्नमेंट से परमिशंस मिल चुकी थी, मगर बाद में गवर्नमेंट मुकर गई, क्योंकि इंडिया में एनिमेशंस को कार्टून कहा जाता है और कार्टून बच्चों के लिए होते हैं, हंसी मजाक के लिए होते हैं और उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। ये रीजन देके उन्होंने बोल दिया कि हम भगवानों के साथ ये मजाक नहीं कर सकते और इस फिल्म को ना बनाइए। जिसके जवाब में युगो ने ये कहा कि एनिमेशन जापान का बहुत ही ज्यादा पुराना और प्योर आर्ट फॉर्म है और उसके थ्रू वो रामायण की वैल्यूज पोर्ट्रे करके सिनेमा में उतारना चाहते हैं और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जिसके बाद उन्हें परमिशन मिल गई, मगर उनके सामने एक शर्त रखी गई कि इस मूवी का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि उसी वक्त बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के डिस्प्यूट भी चल रहे थे इंडिया में। वो नहीं चाहते थे कि इस मूवी के प्रोडक्शन से या फिर इस मूवी की बातें जब इंडिया में आए तो कोई प्रोपोगंडा फैल जाए और दोबारा और सिचुएशंस खराब ना हो जाए। निराश होकर युगो वापस जापान गए और उन्होंने एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्शन हाउस बनाया, और वहां पे इंडिया और जापान के अलग अलग आर्टिस्टों ने मिलकर कोलैबोरेट किया और इस फिल्म को बनाना शुरू किया। 1990 में 450 आर्टिस्टों की टीम बनी और उन्होंने मिलकर इस फिल्म को बनाना शुरू करा, जहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट जापानीज आर्टिस्टों को हमारे त्रेता युग के एरा के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, अटायर्स के बारे में, लुक्स के बारे में समझा के उस पूरी कहानी को एक एनिमे का रूप दे रहे थे। और उनमें फेमस स्केच आर्टिस्ट मिस्टर राम मोहन भी थे। उस समय फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, जिसे आज के समय में 80 या 100 करोड़ माना जा सकता है। और अगर बात करूं मैं, लोग तो 600 करोड़ में नहीं, कंट्रोल C को कंट्रोल V कर देते हैं। जब बात आई मूवी के सॉन्ग्स के बारे में, तो मूवी में 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में सॉन्ग बनाए गए। जब इंग्लिश वर्जन जहाँ पे बन रहा था वहाँ पे संस्कृत सॉन्ग थे और हिंदी वर्जन में हिंदी सॉन्ग्स थे, और उनको आवाज हमारे देश के काफी ज्यादा नामी सिंगर्स ने दी थी, जिनमें उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़ जैसे सिंगर्स के नाम भी हैं। मूवी के गाने जैसे कि जननी में, रामदूत, हनुमान और श्री रघुवर की रवानर सेना हम आज भी याद करते हैं। जब बात वॉइस डबिंग की आई तब बात ये उठी कि इंडिया से ऐसे कौन से आर्टिस्ट को बुलाया जाए जो राम और रावण जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देके उस एनिमेशन में जान डाल दे। उस वक्त रामानंद सागर जी का जो रामायण सीरियल था वो टेलीकास्ट हो चुका था और सबके दिलों में राम जी के अवतार के रूप में अरुण गोविल जी की छवि बैठ चुकी थी, और बस
उसी वक्त ये फैसला ले लिया गया कि राम की आवाज अरुण गोविल ही देंगे और उसी के लिए उनके अगेंस्ट जो विलेनिश वॉइस होनी चाहिए थी वो ली गई अमरीश पुरी साहब की। इस मूवी के जो नरेशन थी वो पूरी की पूरी शत्रुघ्न सिन्हा ने करी और बहुत हेवी नरेशन था, बहुत प्यारी आवाज। मूवी के इंग्लिश वर्जन में नमन कपूर की आवाज और साथ में इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन भी बना था जिसका नाम था प्रिंस ऑफ लाइट द लेजेंड ऑफ रामायण, जिसे यूएसए में रिलीज किया गया था। और इस वर्जन में राम जी की आवाज ब्रेकिंग बैड फेम एक्टर ब्रायन क्रैंस्टन ने दी थी। मगर इतनी मेहनत और इतने प्यार से बनाई गई फिल्म कभी इंडिया में रिलीज ही नहीं हो पाई, और जो हुई छोड़ो। फिर आगे चल के लेट 2000s में ये फिल्म कार्टून नेटवर्क पॉपकॉर्न और लाइट्स कैमरा पोगो पे टेलीकास्ट होती है और सबके दिलों में बस जाती है। लास्ट ईयर इस फिल्म के ऑफिशियल पेज ने इनके राइट्स बेचने की बात करी ताकि वो इसको थिएट्रिकल रिलीज दे पाए इंडिया में फिर से, जहां पे सामने निकल के आए 3 प्रोडक्शन हाउसेस, गीक पिक्चर्स, डबल ए फिल्म्स और फरहान अख्तर का एक्सेल एंटरटेनमेंट। जिसके बाद डेट्स लॉक कर दी गई इस फिल्म के 4K रिलीज के लिए 18 अक्टूबर 2024। मगर थोड़ी टाइम बाद ये चीज के बारे में कोई बात नहीं हुई और फिल्म रिलीज भी नहीं हुई। पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ मेजर चेंजेस रह रहे थे और उसकी वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था और अब जाके 24 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हुई। कुछ दिन पहले इस मूवी का ट्रेलर जो था ऑफिशियली दोबारा लॉन्च किया गया, मगर उसे देखने के बाद काफी सारे लोग निराश हुए क्योंकि मूवी के जो ओरिजिनल ऑडियो थी, जो वॉइसेस अमरीश पुरी साहब की, अरुण गोविल जी की और भी बहुत सारी वॉइसेस थी, उन सबको हटा दिया गया, उन लेजेंडरी वॉइसेस को, और इस फिल्म को दोबारा डब किया गया ये बता के कि इसकी ऑडियो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, और कुछ डायलॉग्स को भी चेंज किया गया। नई वॉइसेस खराब नहीं है, मैं इन आवाजों को पहचानता हूँ, जानता हूँ कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉइस डबिंग आर्टिस्ट है हमारे देश के, मगर जो बात पुरानी वॉइसेस में थी वो बात शायद नहीं आ पा रही हमारे दिलों तक, इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आ गया फिल्म को लेकर। मगर मेकर्स की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो बहुत कुछ सोच समझ के लिया गया होगा। हम आशा यही करते हैं कि अब जो मूवी रिलीज हुई है वो बेटर परफॉर्म करे, गानों की बात हो, चाहे इनके डायलॉग्स की बात हो और चाहे इसके विजुअल्स की बात। अगर आपने भी अपने बचपन में ये फिल्म देखी थी या फिर दोबारा देखने जाने वाले हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही फिल्मी दुनिया को करीब से जानने के लिए सब्सक्राइब टू फेमस बॉलीवुड। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो।